जय हिंद। आज मैं एसएससी एमटीएस का प्रीवियस ईयर का पेपर लाया हूँ। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन पहला नंबर स्टार्ट होता है। पहला नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के महानवादी का कर्तव्य है। तो जो महानवादी का जो कर्तव्य होता है वो भारत सरकार के, याद रखना, ये भारत सरकार के कानूनी सलाहकार के रूप में कार्य करता है। ये भारत सरकार के कानूनी सलाहकार के रूप में कार्य करता है भारत के महानवादी। और महानवादी का जो नियुक्ति की जाती है अनुच्छेद 76 के तहत, याद रखना, अनुच्छेद 76 के तहत भारत में महानवादी की नियुक्ति की जाती है। ये भी ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में महानवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। तो अनुच्छेद 76 के तहत की जाती है, ये भी याद रखना। और जो महानवादी का जो कर्तव्य होता है भारत सरकार के कानूनी सलाहकार के रूप में कार्य करता है। क्या किस रूप में कार्य करता है? तो कानूनी सलाहकार के रूप में कार्य करता है। जो महानवादी की जो नियुक्ति के महानवादी की जो होता है वोट देने का अधिकार इसके पास नहीं होता है। ऐसे जो जेल में बंद अधिकारी को भी वोट देने का अधिकार नहीं होता है, और 18 साल के कम उम्र के बच्चों के लिए भी वोट देने का अधिकार नहीं है। ऐसे याद रखना कि महानवादी का जो वोट देने का अधिकार इसके पास नहीं होता है। जो भारत सरकार के कानूनी सलाहकार के रूप में कार्य करता है, अनुच्छेद 76 के तहत इसकी नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है दूसरा नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि घेंगा रोग में किस ग्रंथि के आकार में वृद्धि हो जाने के कारण गले के अगले भाग में सूजन आ जाती है। तो घेंगा रोग के किस ग्रंथि के आकार में वृद्धि हो जाने के कारण गले के अगले भाग में सूजन आ जाती है? तो थायराइड ग्रंथि में जो सूजन हो जाती है इसके कारण अगले भाग में सूजन आ जाती है। याद रखना, थायराइड ग्रंथि के आकार में वृद्धि हो जाने के कारण ही गले के अगले भाग में सूजन आ जाती है। और घेंगा रोग किसके कारण होता है? तो याद रखना, आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। किसकी कमी से? आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। घेंगा रोग को गवाइटर भी रोग भी कहा जाता है। याद रखने भी कि घेंगा रोग को ही गवाइटर रोग कहा जाता है। तो किसकी कमी से? तो आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। और थायराइड ग्रंथि का आकार में वृद्धि हो जाने के कारण ही गले के अगले भाग में सूजन आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की फॉर यहाँ से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथक केंद्र के निदेशक थे और उन्होंने काला श्रम नाम से अपना स्वयं नृत्य विद्यालय भी शुरू किया था। तो निम्नलिखित में कौन कथक केंद्र के निदेशक थे और उन्होंने काला श्रम के नाम से अपना स्वयं नृत्य विद्यालय भी शुरू किया था? तो नाम था पंडित बिरजू महाराज। पंडित बिरजू महाराज का संबंध किससे है? तो कथक नृत्य से। याद रखना, किससे है? तो कथक नृत्य से है। और पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने से बिलोंग करते हैं। किस घराने से? लखनऊ घराने से बिलोंग करते हैं, ये भी याद रखना। अब इनके गुरु का नाम क्या था पंडित बिरजू महाराज का? और इनके पिता का नाम था पंडित अच्छन महाराज। याद रखना, इनके पिता का नाम क्या था? तो पंडित अच्छन महाराज था। और पंडित बिरजू महाराज को बता दूं कि पंडित बिरजू महाराज को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी मिल चुका है, और पद्म भूषण 1986 में इन्हें मिला था। याद रखना, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न है। इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया और पद्म भूषण से 1986 में सम्मानित किया गया था। याद रखना इतना। और इनके पिता का नाम था अच्छन महाराज और लखनऊ घराने से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ से देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि झारखंड में मवेशियों के समान में दिवाली ने फिर यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड में मवेशियों के समान में दिवाली के तुरंत बाद अमावस्या के अगले दिन मनाए जाता है। तो सोहराई मनाया जाता है। कौन सा त्यौहार? तो सोहराई मनाया जाता है झारखंड में मवेशी के समान में दिवाली के तुरंत बाद अमावस्या के दिन मनाया जाता है सोहराय। इसके अलावा झारखंड में प्रमुख त्यौहार मनाया जाता है सरहुल त्यौहार। याद रखना, सरहुल त्यौहार भी झारखंड में ही मनाया जाता है। बहुत ही प्रसिद्ध त्यौहार है झारखंड का। ये भी याद रखना कि सरहुल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? झारखंड राज्य में ही मनाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ से बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन कि भारत सरकार के दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, भारत सरकार की दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, जिसे शॉर्ट फॉर्म में DDU GKY योजना के अंतर्गत जनसंख्या का कौन सा आयु वर्ग शामिल है? तो 15 से 35 वर्ग शामिल है DDU GKY में। याद रखना, इसमें जो होता है DDU GKY में जो होता है इसके अंतर्गत सभी अभ्यर्थियों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। इसमें याद रखना, इसमें जो होता है सभी अभ्यर्थियों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना में।
याद रखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें 15 से 35 वर्ष की आयु वर्ग वाले शामिल है DDT GKY में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि छठा नंबर की 2023 का IPL फाइनल मैच निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था। तो 2023 का IPL फाइनल मैच निम्नलिखित में किस शहर में आयोजित किया गया था। तो अहमदाबाद शहर में आयोजित किया गया था 2023 का फाइनल मैच। अहमदाबाद राइट ऑप्शन होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां नंबर कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में गर्मी के मौसम में लुई हवा नहीं चलती है। तो भारत के निम्नलिखित में किस राज्य में गर्मी के मौसम में लुई हवा नहीं चलती है। तो गोवा राज्य में गर्मी के मौसम में ही लू हवा नहीं चलती है। इसका कारण क्या है। तो गोवा में नहीं चलता है, तो मैं इसके बारे में डिटेल से बता रहा हूँ। और राजस्थान के याद रखना कि भारत के किस राज्य में लुई हवा नहीं चलती। तो गोवा राज्य में नहीं चलती है, और गोवा की राजधानी पणजी है। और इसके अलावा ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भारत के किस राज्य में लू हवा सबसे अधिक चलती है। तो भारत के किस राज्य में सबसे लू हवा सबसे अधिक चलती है। तो भारत के राजस्थान राज्य में, याद रखना, भारत के राजस्थान राज्य के बाड़मेर, याद रखना, बाड़मेर जिले में सबसे अधिक चलती है। राजस्थान राज्य के बाड़मेर जिले में सबसे ज्यादा लू चलती है। भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, जिसमें गर्मी सबसे ज्यादा होती है। तो भारत के तेलंगाना राज्य में, याद रखना, सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। और भारत के किस राज्य में सबसे पहले मानसून आती है। तो भारत के सबसे पहले मानसून केरल राज्य में आती है, याद रखने भी। तो सबसे ज्यादा गर्मी किस राज्य में पड़ती है। तो तेलंगाना राज्य में पड़ती है। सबसे ज्यादा किस राज्य में लुई हवा नहीं चलती। तो गोवा में नहीं चलती है। और सबसे ज्यादा लुई हवा कहाँ किस राज्य में चलती है। तो राजस्थान के बाड़मेर जिले में चलती है, ये भी याद रखना। और सबसे पहले मानसून केरल राज्य में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8वां नंबर है कि बजट घाटा क्या है। तो बजट का घाटा क्या है। तो यहाँ पे देखिएगा कि राजस्व पर सरकारी व्यय की अधिकता बजट घाटा है। राजस्व पर सरकारी व्यय की अधिकता ही बजट घाटा का अधिकार दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ से फिर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि किस भारतीय संगीतकार ने 1994 ईस्वी में राय कुंडकर के साथ ए मीटिंग बाय द रिवर के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता था। तो विश्व मोहन भट्ट। किसने। तो विश्व मोहन भट्ट ने। जो संगीत के क्षेत्र में दिए जाना सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है। तो संगीत के क्षेत्र में दिए जाना सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है। तो याद रखना, ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिए जाना सबसे बड़ा पुरस्कार है। और संगीत के क्षेत्र में दिया जाना सबसे बड़ा पुरस्कार ग्रैमी पुरस्कार है। सबसे पहले किसको दिया गया था। तो याद रखना, किसे सबसे पहला दिया गया था। ग्रैमी पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो पंडित रविशंकर, याद रखना, पंडित रविशंकर को ग्रैमी पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति थे, पंडित रविशंकर। ये याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि ग्रैमी पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो पंडित रविशंकर थे। और ये मीटिंग बॉय के लिए रिवर के लिए ग्रैमी पुरस्कार विजेता था विश्व मोहन भट्ट 1994 में जीते थे। याद रखना, ग्रैमी पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी 1959 से हुई थी। ये भी याद रखना, किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। तो NARA के प्रदान किया जाता है ग्रैमी पुरस्कार। जो संगीत के क्षेत्र में पाने वाले प्रथम व्यक्ति थे पंडित रविशंकर, जो भारतीय व्यक्ति थे। पंडित रविशंकर का संबंध है सितारा से, भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां नंबर के किस नृत्य के ठीक शुरू किए जाने से पहले सेवाकली नामक एक अभ्यास सत्र किया जाता था, जो एक मंदिर के परिसर में किया गया था। तो किस नृत्य के ठीक शुरू हो जाने के पहले सेवाकली नामक एक अभ्यास सत्र किया जाता था, जो एक मंदिर के परिसर में किया गया था। तो कौन सा। तो कथकली एक अभ्यास के सत्र है, जो एक मंदिर के परिसर में किया गया था। तो कथकली जो किस राज्य से संबंधित है। तो कथकली जो है केरल राज्य से संबंधित है, ये भी याद रखना। जो नृत्य के ठीक शुरू हो जाने के पहले सेवाकली नामक एक अभ्यास के सत्र के रूप में किया जाता है, जो एक मंदिर में किया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 11 नंबर कि यदि एक ईंट पर 17 न्यूटन बल लगाया जाता है तो वह 5 मीटर तक की गति करता है, तो किया गया कार्य कितना होगा। तो 35 जूल होगा। याद रखना, कितना होगा। 35 जूल। तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा। तो 35 जूल होगा। 35 जूल कैसे हुआ। तो बता दूं कि किया गया कार्य, तो कार्य के W से सूचित करते हैं किससे। तो कार्य को यहाँ पे लिख देते हैं, W से सूचित करते हैं। और जो यहाँ पे बल कितना लगा है, F बराबर किया है, F बल को F से सूचित करते हैं, तो बल लगा है 7 न्यूटन। और गति की 5 मीटर की गति करती है, तो यहाँ पे S हो जाएगा, तो विस्थापन 5 मीटर हो जाएगा, जिसे हम गति भी बोल सकते हैं इसको। तो W बड़ा कार्य बड़ा सूत्र होता है F S cos थीटा।
एफ गुने एस cos थीटा, तो डायरेक्ट लिखेंगे हम एफ एस लिखेंगे, कार्य बराबर सूत्र होता है एफ गुने एस होता है। तो बल कितना है, तो 7 न्यूटन है, और किया गया कार्य कितना है, 5 मीटर है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा 7 गुने कितना हो जाएगा 5, तो हो जाएगा 35 जूल। तो कार्य का समात्रक क्या होता है, जूल। तो 35 जूल किया गया कार्य कितना होता है, 35 जूल कार्य करेगा, 7 न्यूटन बल लगेगा तो उस पर, तो 5 मीटर की गति करेगा, तो किया गया कार्य 35 जूल होगा। ये फार्मूला होगा डब्ल्यू बराबर एफ गुने एस। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहाँ पे है कि राजस्व व्यय क्या है। तो राजस्व व्यय क्या है, तो बता दूं कि दिन प्रतिदिन के सरकारी कार्यों की व्यय की गई धनराशि है। दिन प्रतिदिन के सरकारी कार्यों पर व्यय की गई धनराशि है राजस्व व्यय की व्यय। ये याद रखना, जो आप लोगों के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि पवित्र पर्वत कैलाश भारत के किस पड़ोसी देश में स्थित है। तो पवित्र पर्वत कैलाश भारत के किस पड़ोसी देश में स्थित है, चीन देश में स्थित है। पवित्र पर्वत कैलाश भारत के किस देश में, तो चीन देश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहाँ पे है कि नौजवान भारत सभा के संस्थापक कौन थे। तो नौजवान भारत सभा की स्थापना भगत सिंह ने किए थे। नौजवान भारत सभा की स्थापना 1926 ईस्वी में किए थे। कब, तो नौजवान भारत सभा की स्थापना 1926 में किए थे भगत सिंह ने। भगत सिंह के जो शहीद हुए थे कब हुए थे, तो 23 मार्च, याद रखना कब, तो 23 मार्च 1931 में ये शहीद हो गए थे। बहुत ही प्रसिद्ध एक फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। इनके पूरा खानदान ही स्वतंत्रता सेनानी थे भगत सिंह के। इनकी शहादत कब हुई थी, तो 23 मार्च 1931 की शहादत हुए थे, और इनकी नौजवान भारत सभा की स्थापना 1926 में किए थे। शायद पंजाब में इसकी स्थापना हुई थी नौजवान भारत सभा की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि माई स्टोरी किस महिला लेखिका की आत्मकथा है। तो माई स्टोरी किस महिला लेखिका की आत्मकथा है, तो कमला दास महिला की आत्मकथा है माई स्टोरी, याद रखना। और मेरा संघर्ष, ये भी याद रखना, मेरा संघर्ष किसकी आत्मकथा है, तो हिटलर की आत्मकथा है मेरा संघर्ष। हिटलर का जो जर्मनी का प्रसिद्ध एक सैनिक था, सोल्जर था। इसके अलावा ये भी पूछा जाता है कि माई एक्सपेरिमेंट बी ट्रूथ नामक पुस्तक या किसकी ऑटोग्राफी है। तो महात्मा गांधी जी की ऑटोग्राफी है माई एक्सपेरिमेंट बी ट्रूथ। याद रखना, माई स्टोरी किसकी है, तो कमला दास की। मेरा संघर्ष हिटलर की। माई एक्सपेरिमेंट बी ट्रूथ महात्मा गांधी जी की आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहाँ पे है 16 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है। तो निम्नलिखित में से कौन मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता, याद रखना है कि राष्ट्रगान का सम्मान करने मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। सद्भाव को बढ़ावा देना मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करने मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। और मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद 51 में कब जोड़ा गया था, तो 1976 संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य को अनुच्छेद 51 के क में जोड़ा गया है, परिभाषित किया गया है, ये भी याद रखना। और जो है कर का भुगतान करना मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता, कर का भुगतान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहाँ पे है कि भिटारी मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो भिटारी मंदिर उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, याद रखना कहाँ। तो और बौद्ध भिक्षु मंदिर कहाँ है, तो बौद्ध भिक्षु मंदिर बिहार के बोध गया में स्थित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ, तो उड़ीसा राज्य में स्थित है, ये भी याद रखना। तो भिटारी मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये भितारी मंदिर है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिला में स्थित है। कहाँ, तो गाजीपुर में स्थित है। ये भितारी मंदिर गाजीपुर में स्थित है, भितारी मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ से अग्रसर करते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है कि डैश के सिद्धियों की सांस्कृतिक विरासत लगभग 300 वर्ष पुरानी है। उनका नाम सिद्ध धमाल नृत्य की एक उत्कृष्ट कला शैली है, तो गुजरात से संबंधित है। गुजरात सांस्कृतिक विरासत लगभग 300 वर्ष पुरानी है। इनका सिद्ध धमाल नृत्य कहाँ से संबंधित है, तो गुजरात राज्य का एक उत्कृष्ट शैली है। कौन सी, तो सिद्ध धमाल, याद रखना, गुजरात से संबंधित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ से देखिएगा है 19 नंबर। स्थान पर मानसून के मौसम के दौरान सबसे कम वर्षा होती है। तो बता दूं कि निम्नलिखित में किस स्थान पर मानसून के मौसम के दौरान सबसे कम वर्षा होती है। तो लेह में सबसे कम वर्षा होती है। तो बता दूं कि बीसी में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है, तो मानसिन, याद रखना कहाँ, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मानसिन, यहाँ पे
कहाँ पे होती है? तो मानसीन राम के मेघालय में सबसे अधिक वर्षा होती है। मानसीन राम के मेघालय में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो भारत मानसीन, तो विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस देश में होती है? तो भारत देश में होती है। तो भारत देश के किस राज्य में होती है? तो मानसीन राम के मेघालय में सबसे अधिक वर्षा होती है। सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो लेह के लद्दाख में सबसे कम वर्षा होती है। अब भारत में सबसे पहले मानसून किस राज्य में आती है? तो मानसून के बारे में पूछा जाए तो भारत में सबसे पहले मानसून केरल राज्य में आती है, याद रखना ये भी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ से देखना है, 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस संस्थान ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण में अधिकतम पदक जीते हैं? तो किस संस्थान ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में तीसरे संस्करण में अधिकतम पदक जीता था? तो पंजाब यूनिवर्सिटी ने सबसे अधिक तीसरे संस्करण में पदक जीतने वाला टीम बनी थी पंजाब यूनिवर्सिटी। पंजाब को ही अमृत शहर कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने किस वर्ष देश के उत्तर पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्य की मांग की प्रस्ताव पेश किया था? तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने किस वर्ष ने उत्तर पश्चिमी और पूर्वी में मुसलमानों के स्वतंत्र राज्य की मांग की प्रस्ताव पेश किया था? तो 1940 में पेश किए थे। और बता दो यहाँ पे कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? तो 1906 में हुआ था, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में मुस्लिम की स्थापना हुआ था 1906 ईस्वी में, ये याद रखना। ये भी मोहम्मद अली जिला ने किए थे मुस्लिम की स्थापना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखिएगा, 22 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास मुल्क राज आनंद द्वारा नहीं लिखा गया है? तो निम्नलिखित में कौन सा उपन्यास मुल्क राज आनंद के द्वारा नहीं लिखा गया था? तो याद रखना यहाँ पे द गाइड था, ये नहीं लिखा गया था। ये किसके द्वारा द गाइड लिखा गया था? तब कूली लिखा गया था। और तीसरा था प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस, द स्पोर्ट एंड द किसी के लिए सब मुक्कल राज आनंद द्वारा लिखा गया था। द गाइड किसके द्वारा लिखा गया था तब? और आर के नारायण, याद रखना, आर के नारायण के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? तो आर के नारायण के द्वारा द गाइड या गाइड, ऐसे भी पूछा जाता है गाइड नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो आर के नारायण। या द गाइड नामक उपन्यास के लेखक किसके? तो आर के नारायण। यह उपन्यास कब लिखा गया था? तो 1958 में लिखा गया था। 1958 में सबसे अधिक प्रसिद्ध हुआ था द आर के नारायण गाइड। आर के नारायण का द गाइड नामक उपन्यास या पुस्तक 1958 में प्रसिद्ध हुआ था। इस पर एक फिल्म भी बन चुकी है, द गाइड पर फिल्म बनी है देवानंद के द्वारा, याद रखना। देवानंद की यह फिल्म थी, देवानंद। द गाइड किसकी फिल्म है? तो देवानंद पर इस पर फिल्म भी बन चुका है। ऐसे भी पूछा सकता है कि द गाइड पर किस फिल्मकार ने फिल्म बनाया है? तो देवानंद ने बनाया था, जो बहुत ही एक सुपरहिट फिल्म हो चुकी थी। और यह विश्व में प्रसिद्ध था, द गाइड उपन्यास भी बहुत ही पॉपुलर हुआ था 1958 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर कि शुभमन गिल ने अपने खेल में रिकॉर्ड बनाने की वजह से चर्चा में थे, वह कौन सा खेल खेलते हैं? तो शुभमन गिल आप लोगों को पता ही होगा कौन सा खेल खेलते हैं, तो क्रिकेट खेल खेलते हैं, याद रखना। और यह भी क्वेश्चन पूछा गया था हाल ही में कि क्रिकेट टीम में कितने तरह से खिलाड़ी आउट होते हैं? तो बता दूं कि क्रिकेट टीम में खिलाड़ी 8 तरह से आउट होते हैं। आप लोग कॉमेंट में बताइएगा 8 तरह से कौन कौन कैसे आउट होते हैं, कि क्रिकेट टीम में कैसे खिलाड़ी किस तरह से आउट होते हैं, ये भी पूछा गया था एग्जाम में, हाल ही के एग्जाम में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व के प्रसिद्ध सितारा वादक है? तो पंडित रविशंकर एक विश्व के प्रसिद्ध सितारा वादक है, जिन्हें ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1958 में। याद रखना, जो संगीत के क्षेत्र में दिया जाना सबसे बड़ा पुरस्कार है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यहाँ से देखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प प्रतिध्वनि की उत्पन्न करता है? तो निम्नलिखित में कौन विकल्प प्रतिध्वनि उत्पन्न करता है? तो जब ध्वनि परावर्तित होती है तो ध्वनि उत्पन्न होती है। ध्वनि किस में मापी जाती है? तो ध्वनि का मात्रा क्या है? तो ध्वनि का मात्रक होता है डेसिबल। क्या होता है? डेसिबल ध्वनि का मात्रक होता है, डेसिबल, याद रखना। ध्वनि उत्पन्न कैसे की जाती है? तो कंपन के माध्यम से ध्वनि उत्पन्न की जाती है, जिसका मात्रक डेसिबल होता है, याद रखना। और जो ध्वनि होता है, याद रखना, ध्वनि एक किस आवृत्ति का तरंगधारी है, यह भी बताइएगा आप लोग कमेंट में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गेटोसोरा
ने एरेना जूनियर बॉयज इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती, वह किस राज्य के थी? तो याद रखना, गेटोसोरा ने जूनियर बॉयज इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती, हुआ किस राज्य से संबंधित है? तो अरुणाचल प्रदेश से संबंधित व्यक्ति थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे तीसरा नंबर, कालिदास सम्मान सरकार के द्वारा प्रति वर्ष प्रदान किए जाने एक प्रतिष्ठित कला पुरस्कार है। तो मध्य प्रदेश के सरकार के द्वारा कालिदास सम्मान दिए जाने वाले प्रसिद्ध पुरस्कार है। याद रखना है कालिदास के बारे में। कालिदास एक प्रसिद्ध ही एक कवि लेखक या कवि थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि निम्नलिखित में, और कालिदास को बता दूं दोस्तों कि संस्कृत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। कालिदास को ये भी भूल गए थे। संस्कृत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास को संस्कृत का शेक्सपियर भी कहा जाता है, याद रखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा की विशेषता नहीं है? देखिए, मुद्रा की विशेषता नस्वारता मुद्रा की विशेषता नहीं, अस्थायित्व मुद्रा की विशेषता, भाजकत्व ये सब, डिविजिटी ये सब मुद्रा की विशेषता, सुझावता ये सब मुद्रा की विशेषता है, लेकिन नस्वारता मुद्रा की विशेषता नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य 37वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा? तो गोवा राज्य 37वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी करेगा। जो इस राज्य में गर्मी के दिन में भी लू नहीं पड़ती है। गोवा राज्य में, गोवा की राजधानी कहाँ है? पणजी। इस राज्य में ही गर्मी के दिनों में लू नहीं पड़ती है, गोवा राज्य में, याद रखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल विवाह निषेध अधिनियम निम्नलिखित में किस वर्ष पारित किया गया था? तो बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 में पारित किया गया था। याद रखना भी कि सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो राजा राममोहन राय ने और लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने ही सती प्रथा के विरोध किए थे, याद रखना ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे है कि बोर्न अगेन ऑन द माउंटेन ए स्टोरी ऑफ लूजिंग एवरीथिंग एंड फाइंडिंग इट बैक किसकी आत्मकथा का शीर्षक है? तो अरुणिमा सिन्हा का। किसकी? तो अरुणिमा सिन्हा का एक प्रसिद्ध आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिएगा है कि 8 अप्रैल 1929 को निम्नलिखित में किन दो क्रांतिकारियों ने केंद्रीय विधानसभा सेंट्रल में बम फेंका? तो याद रखना, तो 8 अप्रैल 1929 को निम्नलिखित में किन दो क्रांतिकारियों ने केंद्रीय विधानसभा नेशनल में बम फेंका था? तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने ही बम फेंके थे, और गिरफ्तार हो जाने के बाद इन्हें लगभग 8 साल तक जेल में रहे थे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने, याद रखना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और भगत सिंह को ही 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी, ये याद रखना। नेशनल असेंबली में बम फेंके थे कब? तो 8 मार्च 1929 को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य की चुनाव की आयुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल। राज्य की चुनाव की आयुक्ति की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है, याद रखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थान मुख्य रूप से जनसंख्या के किस वर्ग को लक्षित करता है? तो कम आय वाले व्यक्ति को छोटे व्यवसाय से व्यतीत करता है, लक्षित करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ICC 2023 कबड्डी क्रिकेट विश्व कप में कितने देशों ने भाग लिया था? तो 10 देश ने भाग लिया था। किस देश में आयोजित हुआ था? तो ICC 2023 कबड्डी क्रिकेट विश्व कप तो भारत देश में आयोजित हुआ था, जिसमें 10 देश भाग लिया था। तो जय हिंद दोस्तों, आज का वीडियो